নমস্কার, আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ এবং আপনার সঙ্গে আমি সুমন। আমার সঙ্গে আছেন এমন একজন যাকে অনায়াসে বাংলার জামাই বলা যায়। বলিউডের মেগা স্টারেদের মধ্যে যদি অমিতাভ বচ্চন পয়লা নম্বর জামাই হন, তাহলে দ্বিতীয় নামটি অবশ্যই আমির খান। কারণ আমিরের স্ত্রী কিরণ তার জীবনের 18টি বছর তার বড় হয়ে ওঠা স্কুল কলেজের একটা বড় অংশ কলকাতায় কাটিয়েছে এবং আমির খানের বাড়িতে অনেক সময় ফোনে बांग्लाते কথা হয় किरणेश सौजन्य। आमिर, मैं दर्शकों को बता रहा था, आप समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा बहुत समझ कि आप मैं वहाँ का दामाद हूँ। या बिल्कुल दामाद है। मैं समझ गया। हाँ, किरण करीबन 18 साल कैलकाटा में रही हैं और वो बहुत अच्छी तरह से बंगाली बोलती हैं। बल्कि जब भी वो बंगाली बोलती हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही मीठी ज़बान है। तो जब वो बात करती हैं बंगाली में तो शी लुक्स इवन मोर क्यूट टू मी। और ऐसा होता है कि आप सुनते सुनते, बच्चों के लिए ना सुनकर सिखाना बड़ा अच्छा होता है, तो आप सुनते सुनते बांग्ला सीख चुके होंगे। मैं एक्चुअली, मुझे भाषाओं में बड़ा वक्त लगता है। अच्छा। मैं सम पीपल टेक टाइम इन लैंग्वेजेस, तो अभी बहुत मतलब 1-2 साल पहले मैंने अपनी स्टेट लैंग्वेज सीखना शुरू किया, मराठी। हाँ, अच्छा। इससे पहले मैं मराठी बोलता नहीं था, क्योंकि घर पे हम बोलते नहीं थे मराठी। तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है, जो राज्य भाषा है वो आनी चाहिए। लेकिन एबीपी माझा के प्रोग्राम मैंने देखा आप अच्छा खासा मराठी में भाषण दे रहे थे। नहीं, भाषण तो मैं अभी इम्प्रूव हो गया हूँ। मैंने उस वक्त शुरू किया था उस वक्त। हाँ, अभी मैं आई कैन गेट अलोंग। आमिर, आपका धूम 3 जिस दिन रिलीज कर रही है जी, बंगाल में 2 बड़े फिल्म स्टार प्रोशनजीत चैटर्जी, हु इज रूलिंग द इंडस्ट्री फॉर 30 इयर्स, एंड नए पीढ़ी के नंबर 1 हीरो, अव्वल नंबर हीरो देव, दोनों का 2-2 फिल्म आ रहे हैं 20 पे। तो फिर मेरी फिल्म कौन देखेगा? नहीं, दोनों ही आपको विश कर रहे हैं कि आपका फिल्म भी चले। আমিরের সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব। ইনফ্যাক্ট সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার সময় আমরা ফ্লাইটে মাটিতে বসে, মানে ফ্লাইটের মাটি, মানে চেয়ার থেকে বসে, কারণ সে খুব বাম্প হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায় গিয়েছিলে, তো বললো যে আমি ওপরা 2 মাস না 3 মাস জার্মানিতে ছিল একটা নাচ প্র্যাকটিস করার জন্য, মানে শুটিংয়ের জন্য না, জাস্ট টু প্র্যাকটিস। প্রায় 1.5 মাস পরে বাড়ি ফিরছিল। মানে ইনফ্যাক্ট আমাকে সেটাও বললো যে আমি 1.5 মাস পর বাড়ি ফিরছি এবং সব থেকে যেটা মিস করছি বাড়ির খাবারটা, মানে গিয়ে রাত্রিবেলা খাবো। আমি ধন্যবাদ দেবো যে আমার জাতিস্বর দেখেনি। আমার মনে আছে আমার কাছে ওই আইপ্যাডে আমি একটুখানি ওকে গান টানগুলো দেখাচ্ছিলাম, তো হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। আমার পুরো লুকটা আলাদা। সো আমিও চাইবো যে আন্তরিকভাবে যে ধুম প্রচণ্ডভাবে চলুক। আমির খান ডেফিনেটলি আমার রোল মডেল, কারণ ছোটোবেলা থেকে আমি আমির খানের ভক্ত। আই উইশ হিম গুড লাক, আই উইশ হিম অল দ্য সাকসেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি চাই ধুম 3 ভীষণ ভালো হোক, সমস্ত রেকর্ড ভাঙুক। আগে ধুম 3 দেখে নেবেন, চলো, নো ডাউট আফটার আমির খান সেস, তো ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ ধুম 3 ফার্স্ট, বাট আমার ছবিটাও দেখতে হবে। आप देव और प्रसन्नजीत को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उनको मेरी बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रसन्नजीत को मैं कई दफ़ा मिला हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहूँगा कि उनकी फिल्म बहुत सफल हो और लोगों को बड़ी पसंद आए। और जो यंग एक्टर आपने नाम बताया, देव की फिल्म भी खूब अच्छी हो, लोगों को बड़ी पसंद आए, कामयाब हो, मेरी शुभकामनाएं। पीरियड भी अच्छा है, इट्स अ पीरियड ऑफ क्रिसमस एंड सेलिब्रेशन, तो आई होप दैट पीपल लाइक ऑल दीज फिल्म्स। सौरव गांगुली के घर आप गए थे? या आई थिंक 3 इडियट्स के पहले मैं गया। बिल्कुल, वहाँ लंच फंच भी किए। आई सरप्राइज्ड हिम। तो दादा सौरव गांगुली भी आपको शुभकामनाएं जता रहे हैं धूम 3 के लिए। थैंक यू सो मच। আমি তোমার এই ধুম 3 ছবির জন্য শুভেচ্ছা। আশা করি তোমার এই ছবি ভালো হোক। আমরা জানি তোমার এর আগেও অনেক ছবি ভালো হয়েছে। 3 ইডিয়টসের প্রমোশনের সময় আমি তোমার সাথে ছিলাম, তাই সেই ছবিও খুব ভালো হিট করেছে। আশা করব ধুম 3ও ভালো হিট করবে। আমরা আগের ধুমে ঋত্বিক রোশনকে দেখেছি, তাই এই ধুম 3তে আমির খানকে দেখতে চাই। শুনেছি ইউ ওয়ার্কড ভেরি হার্ড অন ইউর বডি। দেখা যাক 6 প্যাক না 4 প্যাকস, সেটা ছবিতেই দেখতে পাবো। ইউ হ্যাড টু লুক গুড, তোমাকে ভালো দেখতেই হবে, দেখতেই হতে হবে, বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ कैटरीना कैफ। एक्चुअली सौरभ और मेरी फिर दोस्ती तभी से शुरू हुई, एंड ही इज़ अ रियली लवली गाय। आई रियली लाइक्ड हिम, एंड उनका जो परिवार है, उनकी मदर, उनकी वाइफ, सभी से मैं मिला, उनकी बच्ची से मिला। बहुत ही अच्छा परिवार है। आमिर, ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि रीजनल मार्केट और नेशनल मार्केट, धूम 3 और ये प्रसन्नजीत और देव की फिल्म, कोई टक्कर हो सकते हैं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मलंग गाना है इस फिल्म में, तो उसका बजट ही है 5 करोड़, और बंगाल के आज तक सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म है देव की चांदेर पहाड़, 15 करोड़। तो इज देयर रियली एनी कंपटीशन विद धूम 3 एंड द रीजनल मार्केट फिल्म्स? एक्चुअली इसके दो आपने एक सवाल में 2 पूछ लिया।
या रादर मुझे 2 कमेंट करना है इस पे। एक तो ये मुझे कहना है कि जब फिल्में अच्छी होती हैं तो वो कभी compete नहीं करती हैं एक दूसरे से। मेरे करियर में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी फिल्म किसी और फिल्म के साथ लगी है और दोनों फिल्में कामयाब हुई हैं। अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, जैसे अगर धूम 3 अच्छी नहीं है और सोलो रिलीज भी है, तब भी नहीं चलेगी। और अगर अच्छी है तो लोग देखना चाहेंगे। 2-4 फिल्में और लगी हैं साथ में जो अच्छी हैं तो वो भी चलेंगी। तो अच्छा सिनेमा हमेशा लोगों को पसंद आता है और चलता है। तो जब फिल्में अच्छी होती हैं तो कंपटीशन इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जब जो कॉस्ट है फिल्म का, कि अगर धूम 3 में खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर फिल्म है या अच्छी फिल्म है, क्योंकि फिल्म मेकिंग पैसों से नहीं बनती। फिल्म आप पैसों से नहीं बना सकते। फिल्म बनती है अपने इमोशन से, अपने दिल से, अपनी क्रिएटिविटी से। और हर फिल्म का अपना रिक्वायरमेंट होता है, हर फिल्म की अपनी बजट होती है। तो चूंकि एक फिल्म में कम खर्चा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बड़ी फिल्म के सामने compete नहीं कर पाएगी। आई डोंट थिंक मनी एंड क्रिएटिविटी हैज़ एनी कनेक्शन। आमिर, आप तो दिल के भी बड़े आमिर हैं, क्योंकि आपका खुद का फिल्म का सही तरह का क्रिटिसिज्म होता है रिलीज़ के बाद जी। लेकिन आप कहाँ कहाँ क्रिटिसिज्म हो सकता है और ये वीकनेस हो सकता है, ये भी आपने खुलेआम वो बता दिया। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ छुपाना मतलब छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन बी वेरी ऑनेस्ट, धूम 3 एक क्रिएटिव आमिर खान का तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। वो फिल्म ख़त्म करने के बाद या फिर राष्ट्र देखकर क्या लग रहा है, लोगों को क्या मिलेगा? हाँ, एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और तभी मुझे लगा था फ़ौरन कि हाँ, ये फिल्म मुझे करनी है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज है जो बहुत कामयाब हुआ है, लेकिन इसलिए कि उसकी कहानी मुझे बेहद पसंद आई। और जब आज मैं फिल्म देखता हूँ, जब मैंने फिल्म 2 दिन पहले फाइनल कॉपी मैंने देखी तो मुझे बेहद पसंद आई। और मुझे लगा कि जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं विक्टर, उन्होंने जो कहानी लिखी थी वो बहुत ही अच्छी तरह वो पर्दे पे ला पाए। अच्छा। सो द एंटायर टीम इज़ रियली हैप्पी विद द फिल्म एंड आई थिंक वी आर जस्ट नाउ आई एम एंक्शियसली वेटिंग फॉर 20th। मुझे आप तो पहले ही कह चुके हैं कि आपको बहुत टेंशन होता है। हाँ, मुझे स्ट्रेस बहुत होती है। एक्चुअली इस फिल्म में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं इस फिल्म की तरफ, और हमारे टीम की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हम भी चाहते हैं कि हम न सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ दें आपको। कोई नया बेंचमार्क ऐसा सोच रहे हैं? आई थिंक दैट, I mean, not in terms of records. I don't think of records and I don't think of numbers. But I feel that मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस जो है, जो हमारी ऑडियंस देखने आएगी फिल्म को, वो मतलब कहे कि हमने शायद ऐसी कभी फिल्म देखी नहीं है, या उनको बेहद पसंद आए विजुअली। इनफैक्ट हमारे जो DOP हैं वो बंगाल के हैं, शुदीप चैटर्जी, और बहुत ही बेहतरीन काम किया। आई मीन, ही इज़ द लुक ऑफ द फिल्म दैट ही इज़ गिवन इज़ अनबिलीवेबल। तो हमारी चाहत ये है कि लोग बेहद पसंद करें फिल्म को। और जब आप चाहते हैं इतना और ऑडियंस में भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो जाहिर है थोड़ी टेंशन, नर्वस टेंशन होती है कि क्या हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट की भाषा में बोले तो यू आर नॉट द ओपनिंग बैट्समैन, आप एक्चुअली सेकंड डाउन उतरे हैं मैदान। एक्चुअली सेकंड डाउन भी नहीं, आई थिंक ओपनिंग बैट्समैन तो होता है राइटर इज द ओपनिंग बैट्समैन। अच्छा। और उसके बाद डायरेक्टर आता है। तो हम लोग जो आते हैं स्टार्स, वी आर द, अगर वनडे मैच आप अज्यूम करें कि वनडे मैच है, तो वी कम इन द मिडिल एंड वी आर द वंस हु हैव टू हिट द बॉल 4-6, मतलब टाइम कम है, जल्दी मारना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप धूम 1 या धूम 2 में अगर होते तो उसमें एज आपको ज्यादा मिलता? नहीं, आई थिंक धूम 1 मैंने देखी, मुझे पसंद आई थी। धूम 2 मैं देख नहीं पाया। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो फिल्म में मैं नहीं हूँ, कुछ अच्छी वजह है क्योंकि मैं नहीं हूँ उसमें। और आई एम नॉट अ ग्रीडी एक्टर। आई फील दैट अगर मैं होता तो शायद वो फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसे अब बनी है। और चूंकि इतनी कामयाब हुई है धूम 2 एंड धूम 1 और लोगों को इतनी पसंद आई है, तो जो हुआ है सही हुआ है उसके लिए, मुझे नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन इस धूम 3 के लिए आपने बैले सीखे हैं, आप एक्रोबैटिक्स? नॉट बैले, सर्कस, अच्छा, एंड टैप डांसिंग।
अच्छा, टैप हाँ, डांसिंग। टैप डांसिंग। हाँ, ये तो कितना टाइम दिया इन एक्चुअली पूरे प्रेपरेशन में फिल्म के लिए मैंने शूटिंग से पहले 1 साल प्रिपेयर किया अच्छा। था फिजिकली, बिकॉज एक एक्रोबैट की जो फिजिक होती है वो लाना थोड़ा मुश्किल होता है। दे हैव वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज। मुझे याद है 2012 के शायद फरवरी या मार्च में आपने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था कि एकदम मतलब लीन लेकिन मस्कुलर लुक चाहिए मुझे। दैट्स राइट। धूम 3 धूम 3 की शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। लोग बोल रहे हैं बहुत कि आप यूनिक एक फिजिक बनाएंगे, लेकिन मतलब वो गजनी से कितना डिफरेंट? दैट वाज गजनी में बहुत मस्कुलर और बड़ा था मेरा फिजिक। मैं इसमें थोड़ा लीन और मस्कुलर चाह रहा हूँ। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो, ये मेरी कोशिश है, तो उसकी तरफ काम चल रहा है। माई एम वॉज 9% बॉडी फैट, अच्छा। सो आई रीच 9% एंड इट टुक मी 1 ईयर, 1 साल लगा मुझे। और फिर 1 साल शूटिंग चली, तो आई हैड टू मेंटेन फॉर दैट 1 ईयर। तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट वर्कआउट होता है। गजनी से भी ज्यादा? नहीं, आई थिंक एप्लीकेशन उतना ही है गजनी का जितना था, क्योंकि उसमें भी स्ट्रिक्ट डाइट एंड वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़र्क ये है कि गजनी में जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की, कैरेक्टर की, उसमें ब्रूट फोर्स चाहिए था। तो मैंने बहुत बड़ी बॉडी बनाई थी। आई वेंट फॉर साइज। इन दिस द बॉडी शुड बी वेरी लीन एंड मस्कुलर एंड फ्लेक्सिबल, सो इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट लुक। आई प्रेफर दिस लुक एक्चुअली। ओके। Yeah. And then I had to train for tap dancing. I trained for about 50 days. ओके। पहले मैंने बम्बई में शुरू किया ट्रेनिंग, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से टीचर आया था। और फिर मैं सिडनी गया, जहाँ पर टैप डॉग्स नाम का स्कूल है। एंड टैप डॉग्स इज अ स्कूल विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग टैप स्कूल्स इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया है हमारा गाना, डीन ने। उन्होंने सिडनी ओलंपिक्स कोरियोग्राफ किया था, उन्होंने हैप्पी फीट एक फिल्म आई थी टैप डांसिंग पे, वो कोरियोग्राफ किया था। सो आई ट्रेन्ड इन टैप डॉग्स। मुझे लगा कि मैं, क्योंकि टैप डांस सीखने में करीब 2-3 साल लग जाते हैं, और मेरे पास था 1 महीना। तो 15 दिन मैंने बम्बई में सीखा, और फिर मैंने कहा कि यार आई नीड टू कट ऑफ, मतलब मुझे सिर्फ इसमें ही घुसना है, मेरा माइंड और किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं सिडनी गया और 1 महीना मैं वहाँ था, और आई वॉज टोटली ओनली डूइंग टैप ओवर देयर। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आमिर खान इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। I don't know whether perfectionist is the right word. I enjoy doing what I'm doing. I'm very passionate about what I'm doing. तो मुझे मज़ा आता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ नया, और मुझे ये मौका और कहाँ मिल सकता था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस फील्ड में हूँ जहाँ मुझे अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और इस फिल्म में मैंने सर्कस भी सीखा, तो सर्कस की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स आए थे और हमको सिखा रहे थे प्रॉपर क्लासिकल सर्कस, जिसमें स्ट्रैप्स का काम है, हुप का काम है, सिल्क्स, टम्बलिंग, जो ग्राउंड पे टम्बलिंग करते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्ट्स वी हैव इन द सर्कस। हमारा एक 8 मिनट का गाना है जिसमें ये सारे करतब लोगों को नजर आएंगे। आमिर, ये जो आपका किडिश लुक है, मतलब मुझे याद आ रहा था कि स्पाइडरमैन 1, 2 एंड 3 में जो टॉबी मैगवेल का लुक है, यू आर 40+, तो ये किडिश लुक, ये बच्चों जैसे अब दिख रहे हो धूम 3 में, ये मैजिक क्या है? इसमें मैजिक एक्चुअली यही है कि सबसे पहले तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, क्योंकि जो कुछ मुझे जीन्स में मिला है उनसे ही मिला है। और मुझे याद है जब मैं शुरू में आया था इंडस्ट्री में, तो मैं बहुत ज़्यादा यंग लगता था। मेरी उम्र थी 21 साल की, लेकिन मैं बहुत छोटा लगता था। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी कि यार आई वॉन्ट टू लुक ओल्डर। तो पहले 5-6 साल में मुझे बड़ा इरिटेशन होता था कि मैं बहुत यंग लग रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ मैन। तो उस वक्त मुझे किसी एक्टर ने बोला था कि इस वक्त तुम इरिटेट हो रहे हो, लेकिन बाद में तुमको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी केयरफुल विथ माई डाइट। आई ड्रिंक करीब मैं 3 या 4 लीटर पानी पीता हूँ रोज़। अच्छा। और आई थिंक डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है। वी आर वॉट वी ईट, ये मुझे एहसास हुआ है। सो आई ट्राई एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। लता जी की आवाज़, रेखा जी की सुंदरता और आमिर खान का लुक, इसमें उम्र कोई छाप छोड़ नहीं सकता। ये मैंने नहीं सुना था, लेकिन आई एम हैप्पी टू बी कंपेयर्ड विद द ग्रेट्स।
अभी ये जो फिल्म है धूम 3, इसमें एक्शन, इमोशन, दैट इज आई थिंक, मुझे लग रहा है कि कहीं आप एक सर्कल तो पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत से क़यामत तक में आपका जो उड़ान है, जो जादुई उड़ान, वो शुरू हुआ था उस गाने से, पापा कहते हैं, और यहाँ आई थिंक द फादर एंड सन रिलेशनशिप इज़ वेरी स्पेशल। इट इज़ धूम 3, एक्चुअली धूम 3 में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक धूम फ्रेंचाइज में एक्सपेक्ट करते हैं। थ्रिल्स, स्टंट्स, बाइकिंग, बिग सॉन्ग्स, लेकिन इस धूम 3 में एक चीज़ है जो धूम 1 और 2 में नहीं थी। अच्छा। और वो है दिल, हार्ट, जो जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं इस कहानी में। मुझे याद है जब आदि ने मुझे बताया था कि जब वो धूम 1 प्लान कर रहा था और स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी भी नहीं थी, तो ही टोल्ड हिज राइटर कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जो हिंदी सिनेमा के सारे रूल्स तोड़ती है। तो हिंदी सिनेमा में ज़रूरी क्या है? परिवार, मुझे परिवार नहीं चाहिए। रोमांस, मुझे रोमांस नहीं चाहिए। इमोशंस, मुझे इमोशंस नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसी एक फिल्म लिख के दो जिसमें ये 3 एलिमेंट्स नहीं है। सो दैट्स हाउ धूम वाज बोर्न एक्चुअली। सो देन ही सेड कि जब मैंने धूम 2 बनाई तो मैंने एक एलिमेंट ऐड किया उसमें, दैट वाज रोमांस विद ऐश्वर्या एंड ऋतिक। ही एडेड द रोमांस। धूम 3 जब उसने बनाई, ही इज नाउ एडेड द इमोशंस। सो that's what is I think special about Dhoom 3, the heart of the film, the emotions of the film. आपके इस बात से मुझे लग रहा है कि फार्मूला ब्रेकिंग से फिर फार्मूला, और फार्मूला क्यों कहे, मतलब ये इटर्नल इमोशंस का जो हिंदी फिल्मों का सिलसिला है, ये और एक बार धूम 3 में साबित होगा कि नॉट ओनली एक्शन, नॉट ओनली टेक्निकल सुपीरियरिटीज, बट इमोशन। आई थिंक यू आर वेरी राइट। आई थिंक कि धूम जो फ्रेंचाइज है, इट इज़ वेरी मच अ मेन स्ट्रीम फ्रेंचाइज। जो हम कभी आर्ट हाउस फिल्म बनाते हैं या हम कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, धूम जो फ्रेंचाइज है वो इस दिशा में नहीं जाता। इट स्टिक्स टू द मेन स्ट्रीम एंड वी ट्राई एंड सेलिब्रेट द मेन स्ट्रीम। हम चाहते हैं कि हम एक मेन स्ट्रीम राह पर रह के आपको कुछ ऐसा दें जो शायद आपने पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। सो इट्स वेरी मच मेन स्ट्रीम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आमिर, 100 साल के इंडियन सिनेमा में 25 साल आपने देखे हैं। हाँ। आपके कैरियर हाँ। 25 साल के हैं, बधाई हो। और इस 25 साल में आपको दोस्त ज़्यादा मिले हैं इंडस्ट्री में या दुश्मन? नहीं, दोस्त मिले, मुझे दोस्त ज़्यादा मिले। और मैं कहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि जो ये एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें इतने कमाल के लोग मुझसे पहले गुजरे हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा को आज 100 साल हुए हैं और मैं अपने आप को बड़ा हम्बल्ड भी महसूस करता हूँ और एक प्राइड भी है, एक खुशी है कि मैं उसी उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो इस रास्ते पर निकले हैं। और इन 100 सालों में जो आखिर के 25 साल हैं उसका एक मैं हिस्सा रहा हूँ। इतने कमाल के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है, जो हमारे सीनियर्स रहे, जिनके साथ मैं मिल नहीं पाया लेकिन उनका काम देखा है मैंने और मुझे बेहद पसंद है। इतने टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं और मेरे करियर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला फिल्म इंडस्ट्री से। दोस्त भी मिले और अलग अलग एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब दुश्मनों का जिक्र नहीं करेंगे? दुश्मन नहीं, मुझे कोई दुश्मन नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू हैव एनिमीज एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और मुझे हर आदमी में अच्छाई नजर आती है। मुझे लगता है कि हम सब में कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ बुराई है, और हम में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा उस पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट इट्स बीन अ रियली वंडरफुल जर्नी इन विच आई हैव गॉट टू लर्न सो मच। इट्स बीन वेरी एनरिचिंग जर्नी फॉर मी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहीं और, अगर मैं फिल्मों में नहीं होता तो मैं कहाँ होता। लेकिन मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या? सोशल एक्टिविज्म। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आमिर कि आपका कैरियर, आपको नर्मदा मूवमेंट में या फिर अन्ना साहब के प्लेटफॉर्म में जाने का कोई ज़रूरत नहीं था जी। उससे आपके फिल्मों का दर्शक संख्या बढ़ने का कोई संभावना नहीं था, लेकिन आप गए थे और उसको लिए जो डिस्प्यूट हैं, जो सवाल हैं, उनका भी आपको जवाब देना पड़ा। जी जी। तो ये भावना। इसके अलावा अब मैं पिछले दिनों
टीवी का प्रोग्राम भी शुरू किया है सत्यमेव सत्यमेव जयते, जयते। जिसमें हम सारी सोशल टॉपिक्स लेते हैं। आराम से आप एक गेम शो कर सकते थे, हाँ। आपने नहीं किया, आपने 2 साल के रिसर्च में एक सत्यमेव जयते खड़ा कर दिया। तो मतलब इसकी वजह मैं बताऊं आपको, ये है कि मेरे मन में ये चीज़ है, मेरे मन में ये चीज़ है कि मैं चाहता हूं कि मैं अगर कुछ कर सकूं, और कई सालों से मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं जो मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। हम पेपर पढ़ते हैं और हमें दुख होता है, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों कुछ लोग ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग इतने अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इतनी इक्वालिटी है, इतना इनजस्टिस है कभी कभी। तो ये चीज़ें जैसे आपको ट्रबल करती हैं, सभी को ट्रबल करती होंगी, मुझे भी ट्रबल करती हैं। तो मैं कई सालों से सोच रहा था कि हम सबको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि वो मैं अलग से करता हूँ, लेकिन दैट्स आई शुड नॉट स्टॉप देयर। तो फिर मुझे ये लगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ, जो कुछ मैंने सीखा है आज तक, वो है कम्युनिकेशन, कहानियाँ बोलना। तो मेरी कोशिश ये रही है कि इस कैपेबिलिटी के साथ इसका इस्तेमाल करके मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। जब आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी टीम में स्वाति एक है, वो भी एक्चुअली बंगाल से हैं, स्वाति चक्रवर्ती। शी इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एंड शी इज़ ऑल्सो द को डायरेक्टर ऑन द शो। तो स्वाति ने इसका एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, क्योंकि किसी ने स्वाति से ये पूछा था कि आप क्यों इसमें इतनी अपनी ज़िंदगी सोशल वर्क में लगाती हैं। और वहाँ एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी आए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या मैसेज दे सकती हैं सोशल वर्कर्स को। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कहा कि अपने लिए तो हर आदमी जीता है और अपने लिए कुछ ना कुछ हम काम करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, लेकिन जो मज़ा आता है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, वो बहुत ही बड़ी बात है और वो बहुत ही कमाल की बात है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। लेकिन इसलिए मैं सोशल वर्क में नहीं हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं कर रही हूँ सोशल वर्क, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। मुझे और किसी तरह जीना नहीं आता, मुझे खुशी मिलती है जब मैं करती हूँ। What a beautiful answer that was. She's saying, I'm not even doing it for other people. I'm doing it for myself because I feel it fulfills me. It enriches my life. मेरी ज़िंदगी और complete होती है. So I feel that somewhere that emotion is, I agreed with her completely. मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे खुशी मिलती है. और मुझे ये भी लगता है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम कंट्रीब्यूट करें। अभी आप दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट देखे होंगे। आम आदमी का जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल साहब, उनका जो सक्सेस है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये एक बहुत ही इनकरेजिंग साइन है। हमको ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं इस देश के, वो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे तंग आ गए हैं और वो कुछ ऑल्टरनेट चाहते हैं। सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सिस्टम को बदलना चाहते हैं नहीं, मैं कहूँगा सिस्टम तो बाद में बदलेगा, पहले वो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जिसमें उन्हें उम्मीद है कि ये लोग वैसे नहीं होंगे। चूँकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं हिंदुस्तान में और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में रही हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आई जिसकी तरफ लोगों का पूरा भरोसा हो, पूरा विश्वास हो और पूरे दिल से वो चाहें उस पॉलिटिकल पार्टी को। मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। हम एक पार्टी को वोट देते हैं, फिर हम उससे परेशान हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद किसी और को वोट देते हैं, फिर उनसे भी परेशान हो जाते हैं, फिर इसको वोट देते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने हमें एक ऐसा प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि अब उनको एक मौका मिला है, वो चुन के आए हैं। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन ऑपोजिशन में भी बैठ के, असेंबली में बैठ के वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक उनका भी टेस्ट होगा। लेकिन इस रिजल्ट से हमको ये पता लगता है कि लोगों
के दिल में क्या है। लोग चाहते हैं कि एक नए लोग पॉलिटिक्स में आए जो जिन पर उनका भरोसा है, जिनकी नीयत पे वो शक ना करें। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इवन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रेजेंट डे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी इससे शायद समझ में आया होगा कि जो लोग हैं उनका मन किस तरफ जा रहा है। और द फैक्ट इज कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं आज भी, इतने सालों से भी हैं, वो भी हम में से एक ही हैं, हम इंसान ही हैं। और मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियंस हमारे सोसाइटी में हैं वो हमसे ही हैं, वो जुपिटर और मार्स से तो आए नहीं हैं। तो हम में जो इन जनरल जो एक इंटेग्रिटी की लेवल है वो हमारे पॉलिटिशियंस में भी हम नजर देखते हैं। वो हमसे कोई अलग नहीं है। तो अगर हमें एक्चुअली बदलना है तो खुद को बदलना तो खुद को बदलना है। दैट्स द की, दैट्स द की। तो अगर केजरीवाल साहब कहें कि आमिर यू जॉइन आम आदमी के पार्टी, यू नो इट्स नॉट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। और इंटरेस्ट के अलावा मतलब इंटरेस्ट इतना है कि मैं सोशियो पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ अपने शो के जरिए, और इतना सोशियो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। देन ओनली अ डेमोक्रेसी विल बी हेल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ वही फील्ड मेरे लिए सही है, इसी में मुझे खुशी मिलती है। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ रहकर, इस फील्ड में रहकर मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर है, वो खैर खुद तो कमाता है, अपने फैमिली के लिए कमाता है काम करके, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस भी करता है। बिल्कुल। हेल्थ केयर, लोगों की सेहत को ठीक करता है। अगर आप किसी जज को ले लें तो वो खुद का काम तो करता ही कमाता है, लेकिन वो जस्टिस देता है लोगों को, एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। तो हर सेक्शन, हर प्रोफेशन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को। क्रिएटिव आर्ट्स क्या कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को? क्यों मैं बताऊं, आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर अगर धोबी घाट, दिल्ली बेली, पीपली लाइव जैसे फिल्मों में इन्वेस्ट करने का साहस दिखाए तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन। मेरा ये मानना है कि देखिए, एंटरटेनर्स या क्रिएटिव लोगों का फंडामेंटल या मेन या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एंटरटेन। जब कोई टिकट खरीद के आता है वो मजा लेने आता है, एकदम। उसको सोशियोलॉजी का लेसन नहीं चाहिए, उसके लिए वो कॉलेज जाएगा, एकदम। उसे पैसा वसूल करना उसको थिएटर में आके उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए वो थिएटर में आया। तो ये मैं मानता हूं कि हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू एंटरटेन पीपल। लेकिन एक और जिम्मेदारी है हम में, और जो मैं अपने लिए मानता हूं, और वो ये है कि क्रिएटिव पीपल ब्रिंग ग्रेस टू सोसाइटी। हम लोगों के मॉरल फाइबर को मजबूत बना सकते हैं। हम उनके दिलों को छू के, उनके सेंसिबिलिटी को छू के, उनके सोच को बदल के हम देश का मॉरल फाइबर मजबूत बना सकते हैं। हम उनको अच्छे वैल्यूज सिखा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारी फिल्में भी देखते हैं, उनके अंदर हम कुछ ऐसे सोच डाल सकते हैं जिससे कि वो अच्छे इंसान बने। Now, this is a very big contribution. Entertainers, this is the contribution of entertainers to society. And when I say entertainers, I'm talking of all creative people. इसमें आप आर्टिस्ट को भी ले लीजिए, आर्टिस्ट की पेंटिंग बोलती है, म्यूजिक को ले लीजिए, डांसर्स को ले लीजिए, all creative forms. So all creative people have a responsibility not only to entertain you, not only to win your heart, but also to make you stronger as a person. This is what I believe. So that is why this is why I'm doing this. तो ये जो क्रिएटिव पर्सन की अब ये मैं पॉलिटिक्स में जाके नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। So I feel what my responsibility is a big enough responsibility and I'm happy to shoulder it. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? मैं देख रहा था कि धूम 3 में आप हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं। तो कोई भी हीरो कहेगा कि नहीं मेरा बाल खराब हो गया, लुक खराब हो गया, हेलमेट नहीं कहेंगे। तो ये भी कोई सटली आप वो भी मैसेज देना चाहते हैं कि इफ यू आर राइडिंग अ बाइक वेयर अ हेलमेट? नहीं, धूम 3 is not a film about giving you any morals. Okay. It's a film to be watched for entertainment. ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं। हेलमेट मैंने इसलिए पहना है
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे पीछा कर रहे हैं वो मुझे पहचान लें। अच्छा अच्छा। सेफ्टी भी उसका एक हिस्सा हिस्सा है। लेकिन क्योंकि मुझे एहसास है कि रोड सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, मैं जितने इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ धूम 3 से के रिलीज से पहले और धूम 3 के रिलीज के बाद भी, मैं हर जगह यही कह रहा हूँ कि धूम 3 एक फिल्म है। जो यंगस्टर्स हैं जो बाइक्स चलाते हैं वो धूम 3 देख के एक्साइट ना हो जाए कि हम भी अपने सड़कों पे ऐसा कर सकते हैं। ये एक फिल्म है, आप उसका मज़ा लीजिए। और फिल्म के अंदर जो हम स्टंट्स करते हैं, हम लोगों को ख़ास ट्रेनिंग मिलती है, हर स्टंट के पीछे बहुत सारी प्लानिंग जाती है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। और जैसे हम शिकागो में शूटिंग कर रहे थे, तो हम जब रोड पे स्टंट्स करते हैं, मेरी बाइक जा रही है, 15-20 गाड़ियां हैं, तो वो हम 4-5 रोड्स ब्लॉक कर देते हैं। वो रोड्स पे और कोई आ नहीं सकता। तो जो आप 15-20 गाड़ियां देख रहे हैं वो हमारी गाड़ियां हैं जो स्टंट ड्राइवर्स चला रहे हैं, प्रिसिशन ड्राइवर्स चला रहे हैं। तो इतनी प्लानिंग और सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, तब हम कोई स्टंट करते हैं। बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता है वो, नॉट टू बी रिपीटेड इन रियल लाइफ। कहने का मतलब ये है कि लोगों को जब आप लार्जर देन लाइफ सिनेमा देखने जा रहे हैं, आप उसका मजा लीजिए, लेकिन डोंट कंफ्यूज दैट विद रियलिटी। कॉपी मत कीजिए। डोंट कॉपी दैट, डोंट ट्राई, बिकॉज आप खुद की जान को खतरे में डालेंगे, किसी और की जान को खतरे में डालेंगे। आई मीन ये शूटिंग के दौरान ज़रूर काफ़ी डेंजरस मूव और स्टंट्स आपने किए होंगे, तो कभी डर लगा था आपको, डर महसूस हुआ था कि ये कहीं गिर ना जाऊं? हाँ, एक आध दफ़ा तो मुझे लगा था। ख़ास तौर से जो सर्कस का काम था, उसमें जो स्ट्रैप में मैं लटक के आता हूँ और उस पर जो काम है, और हुप का जो काम है, कटरीना और मैं साथ में कर रहे थे। उस वक्त मैं ज़मीन से करीब 30-40 फुट ऊपर हूँ, और देयर इज नो सेफ्टी नेट फॉर दैट, सो वी हैड टू ट्रेन बिफोर वी कुड गो अप। बट जो हमारे टीचर्स आए थे वो बड़े केयरफुल थे, और जब तक उनको पूरा भरोसा नहीं था कि हम कर पाएंगे, उन्होंने हमको ऊपर नहीं भेजा था। तो आमिर क्या वो, बट आई वाज लिटिल वरीड बिकॉज़ ऊपर क्या हुप जो है इट ट्विस्ट, यू नो, इट ट्विस्ट रियली फास्ट। तो उस वक्त आपको चक्कर आता है, और जब आपको चक्कर आता है यू लूज पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, व्हाट इज हैपनिंग, और उस वक्त आप गिर सकते हैं। तो आई हैड टू आल्सो टेक दोस पिल्स, यू नो, कार सिकनेस की जो पिल्स होते हैं, सो दैट यू डोंट गेट चक्कर। वर्टिगो के जो दवा होते हैं। तो क्या वो डर ज्यादा था, या ये पिक्चर अगर लोगों को पसंद नहीं आए वो डर ज्यादा है? कौन सा डर? नहीं, उस वक्त वो डर ज्यादा था, इस वक्त ये डर ज्यादा है। वक्त की बात होती है, इस वक्त मुझे ये डर है। और एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय टफेस्ट रोल्स आई फील, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कस एंड टैप डांसिंग एंड फिजिकलिटी, जस्ट एज अ परफॉर्मर, सिर्फ एक एक्टर के हैसियत से ये बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। तो साहिर, भुवन या दूसरे आपका किरदार से ज्यादा टफ था? आई थिंक सो, इन द लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल में ये सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है मेरा। अच्छा, कैसे? और ताज्जुब की बात है कि ये एक हार्डकोर एंटरटेनिंग फिल्म में मुझे ये मिला है। ये मैं एक्चुअली और बता नहीं पाऊंगा, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू रिवील समथिंग। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, ये तो वादा है। हाँ, जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सुना था कि आप इतना सीरियस हैं कि ये धूम 3 को लेकर जब मीटिंग भी हो रहा था तो आप किरण को भी अंदर घुसने नहीं दिया। यू आर सो सीरियस। आई थिंक ये फिल्म की कहानी वी गार्डेड इट वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज वी फेल्ट कि यार ये बहुत स्पेशल कहानी है। तो किरण ने ऑफ कोर्स अल्टीमेटली फिल्म देखी है, लेकिन जब तक फिल्म किरण ने देखी नहीं थी, और वो बहुत मतलब कुछ ही दिन हुए जब देखी किरण ने, लेकिन जब तक किरण ने फिल्म नहीं देखी थी उनको भी नहीं पता था कि कहानी क्या है, मेरा किरदार क्या है, कुछ नहीं। शी डिड नॉट नो एनीथिंग। तो व्हेन शी सॉ द फिल्म शी वाज वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फिल्म। सो इट वाज अ वेरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, वेरी क्लोजली गार्डेड। बंगाल में एक कहावत है कि स्त्री भाग्य धन बस स्त्री भाग्य जोश। इसका मतलब है कि पत्नी के किस्मत से अपने आप को चमकाना। हाँ। तो किरण इज एक स्टूडेंट ऑफ ला मार्टिन फॉर गर्ल्स। तो वहाँ के कुछ छात्र वो सोचते हैं कि आमिर खान का नहीं, लेकिन अपना एक स्टूडेंट किरण, जिसे वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड्स रखते हैं, तो उनके हस्बैंड का फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। वेल, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड सच में किरण ने एक खुशी की लहर लाई है मेरी ज़िंदगी में। आई थिंक हर नेचर इज़ वेरी वार्म एंड लविंग एंड वेरी हैप्पी एनर्जी शी हैज़, एंड शी हैज़ बीन वेरी लकी फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक जब से किरण हमारी ज़िंदगी में आई है, देयर हैज़ बीन सो मेनी
exciting things happening in my life, and the last of which is Azad. He's really a special child. I didn't know that I'm going to be a father at 48, but he's a real blessing. Yeah. तो आपको काम से कुछ हद तक आज़ादी दे पाई है आज़ाद ने? आप लास्ट इंटरव्यू में बता रहे थे कि सारे काम मैं कोशिश करता हूँ कि घर से हो, ताकि आज़ाद को गोद में खिलाते जब हम सत्य में जाते को हम रिसर्च हम कर रहे थे उस वक्त आज़ाद बहुत छोटे थे, तो वो मेरे गोद में ही रहते थे पूरे रिसर्च के वक्त, और मैं ज़्यादा टाइम घर पे ही काम करता था। और उसके बाद जब मैं शूटिंग कर रहा था 3 इडियट्स की या पीके की शूटिंग भी चल रही थी, तो सुबह में आज़ाद जब मैं निकलता था तो 8 बजे आज़ाद मुझे नहीं जाने देते थे। अच्छा। ही वुड नॉट लेट मी गो। तो देन आई वुड हैव टू पिक हिम अप एंड आई टू, मैं उनको अपने साथ गाड़ी में ले जाता था शूटिंग पे। तो डेली ये फिक्स था उनका कि वो मुझे पकड़ लेते थे, ही वुड नॉट लेट मी गो। तो आई वुड टेक हिम टू द शूटिंग विद मी एंड ही वुड स्पेंड सम टाइम। फिर 11-12 बजे उनको नींद आती थी, सो आई यूज्ड टू सेंड हिम बैक इन द कार। So this happened consistently for a long time. अब उनका प्ले स्कूल शुरू हो गया, तो 9 बजे वो प्ले स्कूल जाते हैं। So now he's getting busy. शायद देख रहा था कि अब आसाम में छुट्टी मनाने गए थे परिवार के साथ, तो कभी कोलकाता भी आइए। मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। किरण की सालगिरह थी, 40th बर्थडे, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था उनके लिए। उनके जो उनके साथ जो जामिया में स्टूडेंट्स थे, कलीग्स थे, उनको और उनके स्कूल से जो कैलकाटा से कुछ दोस्त, वो सब उनको हम असम लेके गए थे, और किरण को पता नहीं था। उनके 15 दोस्त 15 बचपन के और यूथ के दोस्त, कॉलेज के दोस्त सब वहाँ आए थे, और शी वॉज टोटली सरप्राइज्ड बाय द शी डिड नॉट नो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनको बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई सेड यू जस्ट कम विथ मी एंड इट्स यू, मी एंड आज़ाद, आज़ाद और आप और हम, ये तीनों जाएंगे। उनको मैंने दोस्तों के बारे में नहीं बताया था, तेजपुर या असम के बारे में नहीं बताया था। सो इट वॉज अ रियली लवली टाइम, एंड असम इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और लोग बड़े ही मोहब्बती, वेरी वार्म पीपल। सो वी हैड अ ब्यूटीफुल टाइम ओवर देयर। आमिर खान को डायरेक्टर के चेयर पर फिर कब देख पाएंगे हम? उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, क्योंकि मैं चाह तो रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ, और लेकिन इस वक्त नहीं, लोग बोल रहे हैं कि जिस फिल्म में आप एक्ट भी करते हैं वहाँ डायरेक्टर आप ही होते हैं। नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं। बल्कि मैं अपने डायरेक्टर्स को बहुत फुल लिबर्टी देते हैं, केयरफुली चुनता हूँ। अच्छा। आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं किस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। जब तक मुझे पूरा भरोसा नहीं होता कि ये बहुत कमाल की फिल्म बनाएगा, तब तक मैं हाँ नहीं कहता। एंड आई बिलीव दैट फिल्म मेकिंग इज वन पर्सन्स विजन एंड दैट इज अ डायरेक्टर्स विजन। और हम सबका काम, डीओपी, मी, एक्टर्स, सारे एक्टर्स, टेक्नीशियंस, हम सबका काम है दैट वी शुड हेल्प हिम एंड असिस्ट हिम और हर टू फुलफिल हिज ड्रीम। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दैट। बट मैं डायरेक्ट जरूर करूंगा। इस वक्त मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है इस वक्त। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो मेरे 2 या 3 साल फिल्म बनाने में एज ए डायरेक्टर चले जाएंगे। और एज इट इज़ मेरे जो फैंस हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी बहुत कम फिल्में आती हैं, तो वो फिर और कम हो जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले कम से कम 5 साल तक मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। 5 साल? हाँ, मतलब एज एन एक्टर अभी मैं काफ़ी एक्साइट हो रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ एज आई फील। अगले 5 साल कोई तारे ज़मीन पर नहीं मिलेगा हमें? चलिए देखते हैं, 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे। लेट्स सी। आमिर, लास्टली रैपिड फायर। ओके, I must warn you, I'm not very good in rapid fire, but I'll try my best. लेकिन आप टेंशन मत कीजिए क्योंकि यहाँ आपको कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर मज़ा लीजिए। प्रोड्यूसर आमिर, एक्टर आमिर, डायरेक्टर आमिर? एक्टर। 3 इडियट्स या धूम 3? ओह नहीं यार, ये मैं कैसे चुनूँ? देखिए इस वक्त I mean 3 Idiots is one of my favorite films. लेकिन जब भी कोई मुझे बोलता है कि 3 Idiots या तारे ज़मीन पर या लगान, मैं चुन नहीं पाता। ये सब मेरे लिए उतने ही अजीज़ हैं, और उतने ही अजीज़ मेरे लिए वो भी फिल्में हैं जो शायद कामयाब ना हुई हों, क्योंकि उनसे मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है।
माई फेलियर्स हैव टॉट मी द मोस्ट, सो दे आर वेरी वैल्यूबल टू मी। लेकिन इस वक्त अगर मुझे चुनना है तो मैं धूम 3 चुनूंगा, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस वक्त धूम 3 पर है। रैंचो, साहिर या भुवन? अरे यार ये तो मुश्किल है यार, मैं इस वक्त रैंचो में ही अपना साहिर में ही हूँ। पूरी तरह से निकल नहीं पाया हूँ मैं साहिर से, तो मैं साहिर चुनता हूँ अभी इस वक्त। तो करीना या कैटरीना? करीना या कटरीना, आप मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम में डालना चाह रहे हैं। नहीं चुन पाऊंगा, बहुत ही दोनों खूबसूरत हैं। करीना इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड 3 इडियट्स में हम लोग साथ थे, तलाश में साथ थे, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है वो। आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। एंड कटरीना के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, बट शी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। और दोनों के साथ मुझे काम करके मज़ा आया, मैं चुन नहीं पाऊंगा। आमिर एक बात बताइए मुझे, मुंबई में रहने वाले एक बुजुर्ग हीरो ने कहा, हिंदी फिल्मों के ही, कि आपका हीरोइन कभी आपसे लंबी ना हो, तो आप कभी ये नहीं, मैं नहीं सोचता ये सब। मुझे लगता नहीं कि जो आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं वो कम या ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप गोरे हैं या आपका रंग काला है या ब्राउन है, जो कुछ भी आपका रंग है, मुझे नहीं लगता कि ये एक कम है या एक ज़्यादा है, या आपकी हाइट किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। तो हाइट कम होने से आप कम कैसे हो सकते हैं? तो इन चीज़ों में मेरा मन जाता ही नहीं, मेरा दिमाग इन चीज़ों में जाता ही नहीं। आई डोंट एट्रीब्यूट मच इंपॉर्टेंस टू फिजिकलिटीज। बॉक्स ऑफिस या परसेप्शन? ऑडियंसेस अप्रूवल, ऑडियंसेस अप्रूवल। एक्शन पैक्ड फिल्म या सीरियस फिल्म? नो, दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। आई कांट आंसर ऑन जस्ट ऑन दैट, क्योंकि जॉनर पे मैं जाता नहीं कभी। इट हैज़ टू बी द स्क्रिप्ट इटसेल्फ, द पूरे एंटायरिटी में स्क्रिप्ट क्या है। एज अ ह्यूमन बीइंग आमिर खान इमोशनल और लॉजिकल? इमोशनल, इमोशनल। लॉजिकल में बाद में होता हूँ। माई फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ऑलवेज इमोशनल, फिर मैं उसको बाद में सोचता हूँ कि ये क्यों किया मैंने, तो फिर लॉजिक आती है। बट आई डू इट विथ इमोशन। इमोशनल या इम्पल्सिव? नो, आई एम नॉट इम्पल्सिव। Very rarely do I react immediately or knee jerk. I'm not an impulsive person by nature. कभी कभी हो जाता हूँ, but that's not very common. But I'm an extremely emotional person. So जब मैं कोई फैसला लेता हूँ या कोई कदम उठाता हूँ तो अक्सर वो लॉजिकल नहीं होता क्योंकि मैं टोटली इमोशनली ड्रिवन हूँ। बल्कि मेरे करियर में जितने मैंने चॉइसेस किए हैं सारे जज्बाती थे। लॉजिक इनमें बिल्कुल नहीं था। अगर मैं लॉजिकली सोचता तो मैं लगान नहीं करता, अगर मैं लॉजिकली सोचता तो मैं रंगदे बसंती नहीं करता, सरफरोश नहीं करता, इवन एज अ प्रोड्यूसर तारे ज़मीं पर नहीं करता। एज अ प्रोड्यूसर आप क्यों दिल्ली बेली या धोबी घाट करेंगे? मैं नहीं करता। ये लॉजिकल डिसीजंस नहीं है, दीज आर इमोशनल डिसीजंस। किसके सामने चैलेंजेस ज़्यादा है, फादर आमिर के सामने, एक्टर आमिर के सामने या हस्बैंड आमिर के सामने? ओह, आई थिंक फादर आमिर के सामने। देखिए, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर चीज़ में है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं फिल्मों को तोलता हूँ अपने पर्सनल रिलेशनशिप से, तो मेरे लिए पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्में मेरे लिए कमज़ोर हैं या आई लव माई फिल्म्स, आई लव माई वर्क, बट फैमिली इज़ अबव दैट फॉर मी। बिटवीन फैमिली मैं फादर क्यों चुन रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, सो आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। सो आई वुड लाइक टू बी अ बेटर फादर फर्स्ट। किरण कैन स्टिल लुक आफ्टर हरसेल्फ, आज़ाद कैन नॉट। आज़ाद अपनी देखभाल कभी नहीं कर पाएगा, उसको हमारी ज़रूरत है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किरण की भी आज़ाद की तरफ होनी चाहिए। हम तो एक दूसरे के लिए हैं ही। तो अगर मेरा सवाल ये होता कि फैमिली या फिल्म, तो आप फैमिली चुनते? हाँ, फैमिली। आमिर, लास्टली 10 years डाउन द लाइन, 10 साल बाद किस मुकाम पे आप खुद को देखना चाहते हैं, किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं? एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशंस में रखता नहीं। अच्छा। मुझे आज में जीना है और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ मेरा ध्यान उसमें रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आई होप कि आगे चल के भी मैं एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकूँ, जहाँ भी मैं रहूँ। मेरी राह मुझे जहाँ भी ले जाए,
मैं एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीऊँ, खुश रहूँ और लोगों को नुकसान या दुख नहीं पहुँचाऊँ। डेस्टिनेशन कैन बी एनीथिंग। तो आप ये चाहते हैं कि लोग आमिर को एक अच्छा इंसान के हिसाब से याद रखें। जी जी। थैंक यू आमिर, ऑल माय बेस्ट विशेस। लवली टॉकिंग टू यू सो मच। थैंक यू।